इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई की। आपको बता दें, मुंबई वालों को आखिरकार अपना नया मेयर मिल ही गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता और कॉर्पोरेटर रितु तावड़े को मुंबई मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसकी औपचारिक घोषणा बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम की तरफ से की गई। वहीं आपको बता दें, उप महापौर पद शिवसेना के खाते में गया है। शिवसेना ने संजय शंकर घाड़ी को उप महापौर का उम्मीदवार बनाया है। वहीं रितु तावड़े बीजेपी की सीनियर कॉर्पोरेटर मानी जाती हैं। पार्टी और संगठन में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें पहले से ही मेयर पद की मजबूत दावेदारी दी जा रही थी और यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें महापौर पद के लिए चुना। मुंबई में बीजेपी की पहली बार कोई मेयर बनने जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बहुजन समाज पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी संगठनात्मक और चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। मायावती आज लखनऊ स्थित बीएसपी कार्यालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रदेश भर से पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया गया। मायावती ने कहा कि एसआईआर की वजह से पार्टी के काम प्रभावित हुए, अब उन कार्यों को पूरा किया जाएगा। विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए रचे जा रहे षड्यंत्रों के बारे में भी पदाधिकारियों को सचेत किया जाएगा। तो आपको बता दें, बीएसपी की समीक्षा बैठक आज की गई है। मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं, जबकि इससे समाज में आपसी द्वेष व नफरत की भावना ही पैदा हो रही है, जो ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस समय संसद सत्र भी चल रहा है, जिसमें सत्ता व विपक्ष देश व जनहित के इन खास मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय ज़्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो इस बार इनका घटिया ड्रामा व खेला आदि चल रहा है, तो ये भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि इन दोनों को भारतीय संविधान के मान सम्मान व गरिमा आदि का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए। साथ ही संसद को चलाने के लिए जो नियम कानून आदि बने हैं, उन पर भी इन दोनों को जरूर अमल करना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में टैरिफ व अनेकों ऐसे देश व जनहित के मुद्दे हैं जिन पर संसद में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई के कारण ये सभी मुद्दे भी दरकिनार कर दिए गए हैं और ये सब देश देख रहा है। ऐसे में सत्ता व विपक्ष को अपने ऐसे कृत्यों से, कार्यशैली से हमेशा बचना चाहिए। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं मीडिया बंधुओं से यही रजा लेते हुए पार्टी के आज बुलाई गई यूपी प्रदेश स्तरीय बैठक की शुरुआत करती हूँ। वैसे बैठक खत्म होने के बाद इन सभी मामलों में प्रेस नोट भी जारी किया जाएगा, जिससे मीडिया को काफ़ी कुछ जानकारी और भी मिल जाएगी। धन्यवाद। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार की बजट की तारीख तय हो गई है। आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार 11 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी। बताया जा रहा है कि इस बजट में आम जनता के लिए बहुत कुछ खास होगा। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होंगे, जिसको लेकर योगी सरकार इसे भी ध्यान में रखेगी। कहीं वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विधानसभा बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। सुरेश खन्ना ने बताया कि 2026-27 का वित्तीय बजट 11 फरवरी को पेश किया जाएगा। वहीं बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू होगा। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग के बाद
सुरेश खन्ना ने मीडिया को अहम जानकारी दी। साथ ही बताया कि 10 फरवरी को दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। योगी सरकार 11 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। यूपी विधानसभा बजट सत्र जो है उसकी शुरुआत 9 फरवरी से हो जाएगी और इसकी जानकारी सुरेश खन्ना जो कि वित्त मंत्री हैं उन्होंने दी। इसके साथ ही इस बार पूरा फोकस जो है यूपी को विकसित करने वाले बजट के रूप में होगा। इसके साथ ही अगला चुनाव होने वाला है, 2027 के विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में ये बजट जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। तो 2026-27 का बजट सत्र जो है वो 9 फरवरी से शुरू होगा और 11 फरवरी को यूपी विधानसभा का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, इस बार 2026-27 का बजट जो है यूपी सरकार पेश करने वाली है, किन सेक्टर पर इस बार फोकस रहेगा और क्या कुछ उम्मीदें जो है जनता इस बार यूपी के बजट से लगा रही है? नहीं, देखिए आपको बता दें प्रज्ञा कि केंद्र का बजट जो है वो आ चुका है। उसी के बाद में उत्तर प्रदेश का बजट जो है वो 9 फरवरी को बजट से शुरू होगा, 11 फरवरी को बजट पेश होगा। देखिए आपको बताया जाए कि उत्तर प्रदेश का बजट जो है इस बार जो है बहुत ही बड़ा होने वाला, 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये बजट होगा। 9 फरवरी को देखिए बजट सत्र शुरू होगा। उस दिन जो है आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्यपाल वो अपना अभिभाषण देंगी। उसी के बाद में 11 तारीख को जो है बजट पेश होगा। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता जो है तमाम उम्मीदें लगाए बैठी हुई है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद भी, हम बात भी करेंगे कि उत्तर प्रदेश का बजट इस बार जो है उसे उनको कितनी आशा है कि क्या आने वाला है। सर, उत्तर प्रदेश का बजट जो है वो 11 तारीख को पेश होगा। इस बजट को लेकर कैसी उम्मीदें आप देखते हैं? देखिए, जो बजट उत्तर प्रदेश सरकार जो 25-26 का बजट 9 तारीख के प्रस्ताव को 11 में पेश करेगी, एक बात हमको नहीं समझ में आ रही है कि आज तक चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की बजट हो या भारत सरकार की बजट, 2014 से आज तक जितने डाटा को उठा करके सरकारों का आप देख लीजिए, ये बजट आंकड़ा में तो बहुत फहरिस्त लंबी है, लेकिन अगर वास्तव में इसका धरातल के दहलीज से अगर आप मूल्यांकन करते हैं तो हमको नहीं लगता कि भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश का बजट जो है केवल आंकड़ा में विश्वास करता है और जो है उसकी जमीनी कार्रवाई में, चाहे वो महिलाओं के साथ के विकास के लिए हो, किसानों के विकास के लिए हो, छात्रों के विकास के लिए हो, दलितों के विकास के लिए हो, माइनॉरिटी के विकास के लिए हो, शिक्षा का विकास के लिए हो, उद्योग का विकास के लिए हो, स्टील का विकास के लिए हो, लोहा का। नहीं, आपको क्या लगता है कि बजट जो आ रहा है वो मतलब जो पहले राशिद, इनसे पूछिए कि आखिर महिलाओं के लिए कौन मैं से तो ऐसे यही चीजें कर रहा हैं हूं जो नहीं हुई है? 8 साल हो गया। राशिद, आपको आवाज आई मेरी? देखिए, महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग में सरकार ने कुछ नहीं दिया। महिलाओं के लिए कोई ऐसा उद्योग का सृजन नहीं किया कि महिलाएं उस उद्योग में अपना एंट्री करा करके अपने को स्वावलंबन अपने अंदर स्थापित कर ले। तो निश्चित तौर पर चाहे वही हालात शिक्षा का है, वही हालात उद्योग का है, वही और लोग भी देखिए हमारे साथ हैं और उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो बजट से क्या उम्मीद रखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गोलू कश्यप। गोलू कश्यप जी, बताइए, बजट आ रहा है और बताया जा रहा है कि इस बार का बजट और भी बड़ा होगा, क्या उम्मीदें देखते हैं? देखिए, इससे पहले का जो बजट आया था उत्तर प्रदेश सरकार में वो काफ़ी बढ़िया रहा है। ज़मीनी स्तर के लोगों को उससे काफ़ी लाभ मिला है। चाहे वो गांव की बात कर लीजिए, गांव की सड़कों की बात कर लीजिए, हर गांव में आपके हर घर पे शौचालय की बात कर लीजिए, हर घर पे जाके जल की व्यवस्था की बात कर लीजिए। कुछ गांव ऐसे थे कि जहां तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, रोड की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, गड्ढे खुदे रहते थे। आज वो गांव जाके देख लीजिए कि एकदम एक नंबर की रोड हो चुकी है, बिजली की व्यवस्था पहुंच चुकी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था पहुंच चुकी है, स्कूलों की व्यवस्था पहुंच चुकी है और शौचालय की जो पहले मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है और लगातार जो बजट पेश हो रहा है वो जमीनी स्तर पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जमीनी स्तर वाली ही तो मैं बात कर रहा हूँ। जमीनी स्तर पे जो लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है मैं उसको महिलाओं के लिए क्या काम किएगा वो बताइए।
देखिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नंबर 1 की चल रही है। जो पहले के टाइमों की सरकारों पे जो घर से निकलने में लोग काफी सोचते थे, अंधेरा होने के बाद लोग निकलते नहीं थे। आज वो दिन है कि उत्तर प्रदेश में लोग 11-12 बजे तक अकेले लोग टहल रहे हैं, लेडीज आ रही हैं, जा रही, कोई बिना समस्या के, कोई भी किसी प्रकार का कोई डर नहीं रह गया उत्तर प्रदेश सरकार में। तो इस बजट में आप क्या ऐसा देख रहे हैं कि इस बार क्या चीजें और हो सकती है? देखिए, इस बजट में सरकार का जो बजट आएगा उत्तर प्रदेश में, वो और भी काफी विकास की बात करी जाए तो विकास भी, और लोगों को जमीनी स्तर से देखा जाए तो विकास भी लोग को दिख रहा है। बेरोजगारी लोग मुद्दा उठाते थे, बेरोजगारी की भी सरकार ने मुद्दा उठाया और लोगों ने बोला कि सरकार के ऊपर वो भी दिख रहा है जमीनी स्तर पे। देखिए, और भी एक साहब हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। अजय जी, बजट आ रहा है और बताया जा रहा 8 लाख करोड़ से ज्यादा का। इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं और क्या उम्मीदें रखती हैं कि आम जनता के लिए बजट कैसा होगा? देखो भैया, हम लोगों को बजट वजट से कोई मतलब नहीं है। हम सवर्ण समाज से आते हैं। मोदी सरकार ने सवर्णों को इतना दे दिया छप्पर फाड़ के, कि हम सवर्ण लोग उसी में बहुत खुश हैं। यूजीसी का जो हम लोगों को बजट दे दिया है, यूजीसी के बिल से हम लोग बहुत खुशी हैं। सवर्ण समाज मोदी जी का हृदय से स्वागत कर रहा है और 27 में स्वागत करके दिखा देगा कि हमको जो बजट मिला है, आपने दिया है, सवर्णों ने आपको भर भर के वोट देने काम किया था। बजट से आपको क्या उम्मीद है? भैया बता दिया भैया, बजट वजट हम कुछ नहीं जानते हैं। हम सवर्ण समाज बहुत दुखी हैं। इतना देखिए, तमाम लोग हैं, हर तरह की प्रक्रिया है। कोई जो है बजट का समर्थन कर रहा है, कोई बजट को खिलाफ बता रहा है, क्योंकि जिस तरह से बजट योगी सरकार का आया है पिछली बार, तो उसी को लेके भी कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी, कुछ लोग इससे खुश भी हैं। जी बिल्कुल राशिद, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले ये पूर्ण बजट माना जा रहा है। क्या लगता है इस बार का बजट कितना बड़ा होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या किस तरह की तैयारियां रहेंगी इस बार के बजट में? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बजट जो है 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट होगा, क्योंकि 2027 चुनाव को देखते हुए बजट, और बजट में महिलाओं को, किसान को, सभी वर्ग को देखते हुए ये बजट पेश किया जाएगा। देखिए, जो आशाएं लोग लगाए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार उस पर पूरी तरह से उतरेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पे जो पुलों का जाल जो निर्माण हो रहा है, वो लगातार विकास की जो तेजी है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़ आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी फार्मा कॉन्क्लेव किया था उत्तर प्रदेश को, फार्मा हब बनाने की भी बात की थी। तो तमाम चीजों को लेके देखिए योगी सरकार लगातार निरंतर काम कर रही है। उसी को लेके देखिए बजट जो पेश होगा, बड़ा बजट है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करेंगे। देखिए, बजट से तमाम लोग हैं, जो कुछ लोग अपने जैसे रसोई है वो चाहते हैं कि सस्ती हो जाए, तमाम हर तरह के लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, महिलाएं अपनी बात रखती है, पुरुष अपनी रखती है, लेकिन ये बजट जो है कहीं ना कहीं अहम माना जाएगा। जी बिल्कुल राशिद, एक और बात ध्यान देने वाली, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आया वो 2047 पर पूरी तरह से फोकस था, यानी विकसित भारत को लेकर था। क्या उम्मीद की जा रही है, क्या यूपी बजट भी पूरी तरह से विकसित यूपी को लेकर ये बजट तैयार किया जाएगा, उस पर पूरा फोकस रहेगा इस बार के बजट में? नहीं, देखिए, बिल्कुल मैंने अभी प्रज्ञा आपको यही बताया था कि जो केंद्र का बजट जारी किया, पेश किया गया था, तो कहीं ना कहीं विकसित भारत को देखते हुए किया गया था और उत्तर प्रदेश को भी 4 लाख करोड़ के से ज़्यादा का पैकेज दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बजट भी उसी तरह से होगा, विकसित भारत। देखिए, विकसित उत्तर प्रदेश, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की तमाम योजनाएं जो चल रही हैं, चाहे महिलाओं को लेके या अगर आप बात कर लीजिए कि सड़कों का जाल बिछाना, उत्तर प्रदेश में तमाम योजनाएं जो सरकार की चल रही है उस पर भी निरंतर काम हो रहा है। दूसरी चीज सबसे बड़ी बता दें कि 27 का चुनाव, 27 को उत्तर प्रदेश का अगर आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो जाति समीकरण से ये चुनाव होता है। उसी को लेकर देखिए कि सबसे बड़ा जो है उत्तर प्रदेश में किसान की जी बिल्कुल राशिद, क्योंकि आप लोगों के साथ मौजूद है, अगर वहाँ पे कोई और भी लोग हो जो स्टूडेंट हो, जिनके एजुकेशन से रिलेटेड कुछ उम्मीदें हो, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। नहीं, देखिए, हमारे से कई युवा हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रवि यादव। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं सर, नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, इस बजट जो आ रहा है, इस बजट को आप किस तरह देखें, क्या उम्मीदें रखते हैं? सर, एक्चुअली पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। नहीं, अब बताइए कि आप उम्मीद क्या रखते हैं जो बजट आ रहा है, कि जिंदगी को कैसे फेस करते हैं, किस चीज़ के रिगार्डिंग का बजट, किस फील्ड का बजट, आप बताइए किस फील्ड का बजट? ये बताइए, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको लेके ये बजट आ रहा है, आप क्या उम्मीदें रखते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ ऐसी होना चाहिए, आम आदमी के लिए क्या होना चाहिए बजट में?
क्या होना चाहिए? सस्ता अनाज होना चाहिए, सस्ता राशन होना चाहिए, सस्ती पढ़ाई होनी चाहिए, सस्ता इलाज होना चाहिए सामान्य जनता के लिए। और क्या होना चाहिए? प्रॉपर सब कुछ अब मंदिर से और इससे थोड़ी ना मनुष्य का कल्याण होने वाला है। देखिए एक भाई और हैं, देखिए बजट पेश होने जा रहा है यूपी का, और बताया जा रहा है 8 करोड़ से ज़्यादा का ये बजट है। आम आदमी की ज़िंदगी के लिए बजट अहम होता है, आप इससे कितनी उम्मीदें रखते हैं? देखिए बजट तो हम चाहते हैं युवा पे फोकस हो और किसानों पे फोकस हो, क्योंकि हम लोग गांव देहात से आते हैं और यूथ इसलिए भी हैं कि हम लोग कहीं शहर में कमाने जाते हैं तो हम लोगों को चिंता करने वाला कौन है? एक रोजी रोजगार वो भी ना मिले तो फिर क्या मतलब है बजट का? सबसे पहले मेरी डिमांड यही है कि युवाओं को रोजगार मिले, उनके ज़िले में मिले, कम बजट मिले, कम तनख्वाह मिले, उनके ज़िले में मिले। ये सबसे मेरे लिए खुशी की बात होगी इस बजट में अगर ऐसी कोई घोषणा होती है तो। सर उसके अलावा जैसे महिलाओं को लेके बजट में क्या चीज़, जैसे रसोई आम जो देखिए आम लोग होते हैं उनका रसोई का या तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो चाहते हैं कि ये सस्ती हो या इस तरह की हमें फैसिलिटी मिले, उन चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए महंगाई तो है, लेकिन महंगाई कम करने के लिए ही जीएसटी लाया गया था। अभी जीएसटी की वजह से जो भी नियंत्रित दामों में जो सामान मिल रहे हैं वो भी ना मिलता अगर जीएसटी ना होता तो। महंगाई है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अब चूंकि जीएसटी के बावजूद अगर वो चीज़ भुगतान हम लोग कर रहे हैं, महंगाई का दौर झेल रहे हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और बजट में महंगाई पे विशेष ध्यान रखा जाए। देखिए प्रज्ञा, इन्होंने साफ कहा है कि महंगाई पे जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए, युवाओं को नौकरी मिले, तमाम ऐसी बातें रखी हैं बिल्कुल इन्होंने। बिल्कुल राशिद, हमने सुना कि किस तरह से लोगों को रोजगार की बहुत जरूरत है। और बहुत बहुत धन्यवाद राशिद इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों के सुसाइड का मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है। आपको बता दें पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चियां कोरियन शो या ऑनलाइन गेम से प्रभावित थी। कानपुर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी ने कहा कि कॉमन स्क्रीन और इंटरनेट का बच्चों पर गहरा असर पड़ रहा है। अभिभावकों को चाहिए कि वो बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखें और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें और खुलकर संवाद करें। गाजियाबाद में नाबालिग 3 बहनों के सुसाइड के मामले ने सबको हैरान कर दिया। हालांकि शुरुआती जांच में यह सामने आया कि बच्चियां कोरियन कल्चर से प्रभावित थीं या फिर कोरियन लव गेम खेलती थी, जो कि एक ऑनलाइन गेम है। हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है, तमाम बिंदुओं पर गहनता से पड़ताल की जा रही है। अगर डिजिटल गिरफ्त के कारण यह घटना हुई है तो उन पेरेंट्स के लिए चिंता का विषय है जिनके बच्चे मोबाइल पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए आज कानपुर में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी। बातचीत करेंगे। सर, इंडिया वाइज में स्वागत है आपका। सर, इस तरह की जब घटनाएं सामने आती तो बच्चों के शुरुआती लक्षण किस तरह से होते हैं? देखिए, मैं बताऊं, इस समय जो सामाजिक परिवर्तन और बच्चों का जो मनोभाव और बच्चों पे मीडिया और ये आपका जो मोबाइल मीडिया और यू कैन से स्क्रीन स्क्रीन उसमें टीवी से लेके हर चीज आ जाती है। इसको कॉमन स्क्रीन कहते हैं। उसका जो सोशल, मानसिक और इस तरह के जो मोबाइल गेम्स हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टास्क करनी होती है। हम लोग पुरानी पीढ़ी के हैं तो इतना जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चों को काफी जानकारी है। माँ बाप व्यस्त रहते हैं, यूजुअली दोनों वर्किंग हैं, बच्चे पढ़ते हैं और चूंकि स्कूल में कहा जाता है कि मोबाइल से ही उनका होमवर्क या पढ़ाई होगी और टास्क होगा। तो ये सब विषम परिस्थितियां हैं। मैं हतप्रभ हूँ, मैं दुखी हूँ और मुझे आश्चर्य है कि कैसे 3 सगी बहनें एक साथ ऐसा कदम उठा सकती है। इसको शेयर्ड ट्रॉमा कहते हैं कि यानी कि साथ साथ दोनों तीनों बच्चियों को एक साथ इतना ट्रॉमा हुआ, मानसिक आघात पहुंचा और गेम के टास्क के पीछे, जो कि हम लोगों को बहुत एक छोटा मसला लगता है, लेकिन शायद बच्चियों ने इसको जीवन और मरण का प्रश्न समझ लिया। और जब माँ ने उनका मोबाइल ले लिया, जिसपे वो तीनों बच्चे, जैसा कि मीडिया में आया है, तीनों बच्चे किशोर बच्चियां यानी कि 12, 14, 16 साल की जो थी, उन्होंने ये समझा कि कोरियन गेम नहीं तो जीवन नहीं। अपने माता पिता को, परिवारजनों को ये जरूर सलाह दूंगा कि वो अपने बच्चे बच्चियों को, चाहे वो 5 साल के हों, 10 साल के हों, 12, 14, 16, जब तक वो वयस्क ना हो जाएं, उनको देखें, ऑब्जर्व करें,
कभी कभी उनका फोन भी देखें और एकदम से छीना झपटी मोबाइल ना ले। बच्चों को इसका एक मानसिक आघात पड़ता है और बच्चे तुरंत में आवेश में कोई गलत काम उठा सकते हैं। जैसा कि कानपुर में भी एक बार घटना हुई, घाटमपुर में हुई, अभी नोएडा में हुई थी और ये गाजियाबाद की। तो एक साथ ऐसा कदम उठाना जो कि बहुत सामाजिक रूप से या कह सकते हैं आज के देश राष्ट्र समाज के लिए बहुत घातक है। माता पिता को चाहिए अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते रहें। इसके लिए मैं एक आपको फार्मूला बता दूं, RPM3। हमारे जो भी दर्शक हैं इसको याद रखें। R माने होता है कि रिएक्ट ना करें। अगर उनके माता पिता ने रात में मोबाइल उनसे न लिया होता, उसके दुष्परिणाम बताए होते, उनसे बात करिए। बातें गिरा देती हैं फासलों की दीवारें। तो एकदम से रिजेक्शन बच्चों को महसूस हुआ, तो इसके R माने उनको रिस्पॉन्स दीजिए, रिएक्ट मत करिए। P माने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उनको उसके नुकसान बताइए, उनसे बात करिए, जस्टिफिकेशन और ये सब बताइए। इसके बाद M होता है मॉडलिंग। माता पिता को भी मोबाइल से कम यूज करना चाहिए जिससे बच्चे सीखें। दूसरा M होता मेंटरिंग, उनका लाल। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।